हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशन के टाइप्स के बारे में। क्लासरूम में टीचर बच्चों का जो इवैल्यूएशन करता है, हम मेज़रमेंट क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इवन इवैल्यूएशन के बारे में भी हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आपको अगर देखना है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। असेसमेंट ऑफ लर्निंग नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट की, क्योंकि ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग सब्जेक्ट के ही टॉपिक्स हैं। तो इवैल्यूएशन में हम कितने तरीके का इवैल्यूएशन होता है ये जानते हैं, क्योंकि एक टीचर जो है क्लासरूम में बच्चों का इवैल्यूएशन अलग अलग तरीके से करता है। सबसे पहले हमारे पास में प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है? ये बिहेवियर और कैपेबिलिटी को इंक्लूड करता है कि बच्चे का क्या बिहेवियर है, उसकी में कितनी कैपेबिलिटी है क्या करने की, मतलब कितनी क्षमता है। टू फाइंड आउट वेदर द स्टूडेंट पोजेस नॉलेज और नॉट। हम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इसलिए करते हैं ताकि हम ये जान सकें कि बच्चा नॉलेज को पोजेस करता है या नहीं करता है, मतलब बच्चे में इतनी नॉलेज है या नहीं है। टू डिटरमाइन हाउ मच अ चाइल्ड हैज़ लर्नड, और हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि एक बच्चे ने कितना सीखा है। एग्जाम्पल है इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में क्या होता है, यहाँ पे हम प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें हम बच्चों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देते हैं, फिर हम बच्चों के नॉलेज लेवल को जांचने की कोशिश करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हाँ, इतने बच्चों ने उससे क्वालिफाई कर लिया, इतने बच्चों से क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो हमें उनकी नॉलेज, कितनी नॉलेज वो पोजेस करते हैं, इसका हमें पता चल जाता है। उसके हिसाब से उनका प्लेसमेंट होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मीडियोकर है या फिर लो हैं। नेक्स्ट जो इवैल्यूएशन होता है वो होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है ना, वो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। ये मतलब चलता ही रहता है एकेडमिक्स में। जैसे हमने एडमिशन लिया, बच्चे ने एडमिशन लिया किसी भी क्लास में, 7th क्लास में ले लिया, तो पूरी 7th क्लास का जो ईयर है उसका पूरे ईयर ये इवैल्यूएशन चलेगा। तो इस इवैल्यूएशन को हम ऑनगोइंग प्रोसेस कहते हैं। ये क्या करता है, ये इवैल्यूएशन स्टूडेंट की लर्निंग को मॉनिटर करता है, क्योंकि इवैल्यूएशन इस तरीके का इवैल्यूएशन होता है। वैसे हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन और अलग अलग तरीके के इवैल्यूएशन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप जाकर के चेक कर सकते हो। जो हमारा टाइप ऑफ असेसमेंट है या टाइप ऑफ मेज़रमेंट है, उसमें भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट हमने पढ़ा था असेसमेंट में, राइट? वही चीज़ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में एक टीचर जो है, जैसे क्लासरूम में पढ़ा रहा है, तो वो उस वक्त बच्चों को जज कर लेगा कि बच्चे को समझ में आया है या नहीं समझ में आया है, ठीक है। या फिर वो उसके बिहेवियर को देख के जज करता है, या फिर उसका वो टेस्ट ले रहा है तो वो बच्चे को जज करता है। इस तरीके से बच्चे का ना जो इवैल्यूएशन है कि उसको कितनी नॉलेज उसको में मतलब वो पोजेस करता है, या कितना उससे सीखा है और क्या चीज़ वो नहीं सीख पा रहा है, किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें जो है ना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में चलती ही जाती हैं। जो कि एक टीचर क्लासरूम में, आउट ऑफ द क्लासरूम भी टीचर ये इवैल्यूएशन करता रहता है। जैसे प्लेग्राउंड में बच्चा क्या बिहेवियर शो कर रहा है, किस तरीके से वो खेल रहा है, वहाँ पे भी उसका इवैल्यूएशन होता है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऐसे चलता है, ये ऑनगोइंग फीडबैक देता है दोनों ही स्टूडेंट एंड टीचर्स को। क्योंकि ऑनगोइंग फीडबैक ये इसलिए दे रहा है क्योंकि बच्चे को की कमियां पता चल रही हैं कि बच्चे को कितनी ज़रूरत है और भी प्रैक्टिस करने की, और भी लर्न करने की। इवन टीचर को भी ये चीज़ पता चलती है कि उसको और कितना बच्चे पे ध्यान देने की ज़रूरत है, या फिर उसको अपने टीचिंग जो उसका स्ट्रैटेजी है, जो उसकी टीचिंग मेथड है, उसमें कितना उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक इवैल्यूएशन का टाइप है। नेक्स्ट बात करते हैं समेटिव इवैल्यूएशन की। जो हमने समेटिव असेसमेंट में पढ़ा था वही चीज़ समेटिव इवैल्यूएशन में भी होती है। समेटिव मीन्स समरी, सम अप कर रहे हैं हम चीज़ों को। तो ये एंड ऑफ द ईयर में होता है। जैसे हम बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स ले लो या फिर यूनिट एग्ज़ाम्स ले लो। जैसे हम फर्स्ट लेते हैं ना, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम, सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम, या फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स, क्वार्टरली एग्ज़ाम्स, फाइनल एग्ज़ाम्स, तो वो वाले एग्ज़ाम्स समेटिव इवैल्यूएशन में हो जाते हैं, जहाँ पे हम बच्चे को एक एग्ज़ाम पेपर देते हैं
लाइक क्वेश्चन पेपर देते हैं, वो उसको सॉल्व करके हमें पूरा रिटन फॉर्म में देता है। इवन हम ओरल फॉर्म में भी ये इवैल्यूएशन करते हैं, जहाँ पे हम बच्चे के इंटरनल असेसमेंट्स लगाते हैं, या फिर एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, वो एक्सटर्नल असेसमेंट देता है। इसमें क्या होता है, हम बच्चे को सर्टिफाई कर रहे हैं कि तुम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए हो, चले गए हो। हम बच्चे को इसमें ग्रेड्स भी देते हैं, लाइक हम इसमें पास एंड फेल बच्चे को बताते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी एक तरीके का इवैल्यूएशन होता है, जहाँ पे हम बच्चे को क्या सीखने में, जैसे वो टीचर कोई भी चीज़ पढ़ा रहा है तो उस टाइम पे बच्चे को लर्न करने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, उस टाइम पे हम उन डिफ़िकल्टीज़ के रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और हम उसे डायग्नोज मतलब उसे पहचानने की कोशिश करते हैं, फिर उसकी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे को जो भी डिफ़िकल्टी आ रही है हम उसे ओवरकम कर सकें, उसे क्योर कर सकें, और बच्चे की लर्निंग जो है वो स्मूथली चल सके, ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर नेक्स्ट जो हमारा इवैल्यूएशन है वो होता है नॉर्मेटिव रेफरेंस टेस्ट। ये कैसा इवैल्यूएशन होता है, यहाँ पे हम एक बच्चे की को ना दूसरे बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं। हम ये बोल सकते हैं कि हम एक बच्चे की परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, हम सर्टिफाई करते हैं बच्चों को, लाइक कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है क्लास में, ये चीज़ लेबलिंग करते हैं। तो ये नॉर्मेटिव रेफरेंस टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, हम बच्चे के एग्ज़ाम ले रहे हैं, एग्ज़ाम के बेसिस पे या टेस्ट के बेसिस पे हम बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी में, या फिर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर एवरेज है, या फिर पुअर है। तो पुअर मीन्स यहाँ पे कि जो उसका लर्निंग लेवल है वो काफ़ी लो लेवल का है, उससे नहीं जल्दी से याद होता है, तो हम उन्हें उन कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम बच्चों को रैंक्स ग्रेड्स देते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की। तो इसमें हम फाइंड आउट करते हैं वेदर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस मेल्ट द प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया और नॉट। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, हम बच्चे की परफॉर्मेंस को देखते हैं कि वो जो क्राइटेरिया हमने रखा है उस क्राइटेरिया को वो फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। जैसे हमने एक पैटर्न रखा हुआ है कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर करने हैं, फिर सेकंड सेमेस्टर करने हैं, जो कि एक ही साल में 2 सेमेस्टर्स हो गए, ठीक है। इस तरीके से हमारे 2 साल में 4 सेमेस्टर हो गए। तो हमारा जो क्राइटेरिया है, जिस बेसिस पे हम बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं या एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे बच्चे की परफॉर्मेंस जज करते हैं कि वो उस क्राइटेरिया को डिटरमाइन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो हम उसे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बोलते हैं, या इवैल्यूएशन आप बोल सकते हो। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। अब बात करते हैं हम स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन की, क्योंकि इवैल्यूएशन का स्कोप क्या है, क्यों हमें इवैल्यूएशन करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जान रहे हैं एक तो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में और एक स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में। तो स्कोप में क्या स्कोप है, इवैल्यूएशन करने से क्या फ़ायदा होगा। अगर हम बच्चों का इवैल्यूएशन करते हैं तो एक तो स्कूल करिकुलम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बिकॉज जो हमारा नया करिकुलम बनता है, जैसे नेक्स्ट ईयर के लिए आपने कोई करिकुलम सेट करना है, या फिर आपने अपने जो भी सिलेबस है, करिकुलम है या को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनमें जो भी चेंजेस लेकर के आने हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी कितनी लर्निंग टेक प्लेस कर रही है, क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, क्या हमें अपने टीचिंग स्ट्रैटेजी में चेंजेस करने की ज़रूरत है, या क्या हमें नया ऐड करने की ज़रूरत है, या फिर हमें कोई पुराना सब्जेक्ट जो है उसे एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, या फिर हमें किसी भी सब्जेक्ट में कोई नई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है, या उसका जो पैटर्न चल रहा है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। ये सब हमें बच्चे के इवैल्यूएशन से, क्लासरूम इवैल्यूएशन से पता चलता है, और ये स्कूल करिकुलम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट जो इवैल्यूएशन का स्कोप है वो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब इवैल्यूएशन आप कर रहे हो तो आपकी टीचिंग किस वे में सही होनी चाहिए, या किस वे में जानी चाहिए, या कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टेक प्लेस करना चाहिए, कौन से चेंजेस हमें लाने चाहिए, ये सब एक टीचर को पता चलता है। टीचर को बच्चे के जो लर्निंग प्रोसेस है या लर्निंग प्रोग्रेस है उसके फीडबैक के बारे में तो पता चलता ही है, प्लस अपनी टीचिंग की फीडबैक के बारे में भी पता चल जाता है। तो इवैल्यूएशन जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है। फिर सोसाइटी में भी इवैल्यूएशन का स्कोप है, बिकॉज हम बच्चों को इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा टोटली सोसाइटी पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पे चेंजेस लाने में भी ये हेल्पफुल होता है, बिकॉज
हमारी जो स्कूल है, जो जहाँ पे स्कूल में या कॉलेज में आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी पे डिपेंड करती हैं। जो भी नई चीज़ें हमारी सोसाइटी में आती हैं वो सारी चीज़ें हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपस में लिंक होता है, और वो जो बच्चे का इवैल्यूएशन है उससे हम अपने सोसाइटी में भी बदलाव ला सकते हैं। नेक्स्ट है ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ओवरऑल डेवलपमेंट तो बच्चे का होता ही होता है, बिकॉज आप इवैल्यूएशन कर रहे हो तो आपको उसकी प्रोग्रेस और उसके वीकनेसेस के बारे में पता चल रहा है, जिससे क्या होगा ना, जो वीकनेसेस हैं बच्चे की, उससे फिर आप ओवरकम करके उसको डायग्नोस करके उसके रीजंस फाइंड आउट करके उसका सोल्यूशन निकाल के हम बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में सक्षम होते हैं। इवैल्यूएशन हमें हेल्प करता है। फिर फीडबैक तो हमें मिलता ही मिलता है, इसका स्कोप फीडबैक में तो है ही, बिकॉज स्टूडेंट के लर्निंग प्रोसेस के फीडबैक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस साथ में जो टीचर है उसका फीडबैक भी टीचर को मिलता है कि वो किस तरीके से पढ़ा रहा है, या फिर उससे क्या क्या चेंजेस अभी करने की ज़रूरत है अपने टीचिंग स्ट्रैटेजी में। सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।